स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के बच्चों के लिए है। आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर प्रीवियस क्लास है जैसे इसके पहले के पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 ये सब देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के लिए सिंपल है, आपको YouTube में सर्च करना पड़ेगा ग्लोबल आईटीआई और ग्लोबल आईटीआई के नाम के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये चीजें आ जाएंगी, होम, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, प्लेलिस्ट। तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करेंगे नीचे की तरफ ऊपर की तरफ स्लाइड कर लीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर। क्या मिल जाएगा? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिस पर क्लिक करेंगे तो सीरियल वाइज जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाते हैं। ये देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑर्गेनाइज क्लासेस मिल जाएंगे। और रिलेटेड पीडीएफ की बात करें तो ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर आईटीआई कोर्स का ऑप्शन है, इस कोर्स वाले आईटीआई कोर्स पर जैसे आप क्लिक करते हैं वहां अलग अलग सब्जेक्ट दिखाएगा, तो उसमें एम्प्लॉयबिलिटी भी दिखाएगा। एम्प्लॉयबिलिटी में क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉयबिलिटी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दो दिखेगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं फर्स्ट ईयर का, और सेकंड ईयर पर क्लिक करेंगे तो सेकंड ईयर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो हमारा टॉपिक है आज का, क्लास नंबर है 8, इसके पहले 1 to 7 यानी 7 क्लासेज ऑलरेडी कराई जा चुकी हैं और ये क्लासेज लेंथी है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। जो आज का टॉपिक है हमारा, टोटल जो एम्प्लॉयबिलिटी में कितने मॉड्यूल हैं वो मैं बता दूं तो एम्प्लॉयबिलिटी में टोटल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 12 मॉड्यूल हैं जिनके क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करना है। और हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 मतलब हमने आपको ऑलरेडी करा दिया है। और आज की वीडियो में हम लोग 7 वाला मॉड्यूल है, इसको कंप्लीट करेंगे। टोटल क्वेश्चन आज की वीडियो हम लोग इसको कर लेंगे। उसके बाद आपके बचते हैं 8, 9, 10, 11, 12, मतलब ये 3, 2 आपके 5 बच रहे हैं जो आने वाली वीडियोज में हम लोग कवर करेंगे। तो आज बात करते हैं, जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विविधता एवं समावेशन। ये फैक्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है। थोड़ा सा छोटा सा इंट्रो दे दूं जिससे क्वेश्चंस आगे करने में बहुत आसानी हो जाएगी, जैसा कि कोशिश करता हूं मैं हर वीडियो में शुरू में थोड़ा सा बता दूं। तो ये डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन का मतलब ये है कि विविधता और समावेशन, ठीक है। विविधता मतलब किसी कंपनी फैक्ट्री में लोग काम करने वाले हैं, उसमें कोई महिला हो सकता है, कोई पुरुष हो सकता है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई बिहार से, कोई हरियाणा से, अलग कल्चर, अलग संस्कृति, अलग जाति, अलग धर्म, अलग रंग के लोग एक साथ किसी एक फैक्ट्री में काम कर रहे हो। वैसे में सबकी विचारधाराएं और एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार है वो भी अलग अलग होगा, तो ऐसे में फूट पड़ सकती है, बढ़िया काम नहीं होगा फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री या कंपनी को अच्छा डेवलपमेंट के लिए, अच्छे काम के लिए उनको समावेशित करना जरूरी है, यानी जो अलग अलग के प्रकार के लोग हैं सबको एक साथ जोड़ना जरूरी है। क्योंकि आपको पता है जब लकड़ियां अलग अलग होती हैं तो कमजोर होती हैं, और उनको एक साथ कर दिया जाए, इकट्ठा गट्ठर बना दिया जाए तो मजबूत हो जाती है। तो कुछ ऐसा यहाँ पर भी है कि ऐसे समायोजित कर दिया जाए, सबको एकत्रित कर दिया जाए एक साथ, तो एक सॉलिड मजबूत वर्क फोर्स तैयार होता है जो हमारी फैक्ट्री इंडस्ट्री में अच्छा काम करता है, अच्छा प्रोडक्शन करता है और कंपनी को आगे बढ़ाता है, ठीक है। फिलहाल ये वेबसाइट है globaliti.org, जहां से आप पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं तो सेकंड ईयर में जब आप पहुंचेंगे तब तक ये वेबसाइट भी अपडेट हो चुकी होगी और बहुत से काम की चीजें आपको मिलेंगी, तो इसको आप कहीं सेव कर लीजिए और विजिट कर सकते हैं। बात करें पहले क्वेश्चन की, क्वेश्चन हमारा पहला कह रहा है कि फिजिकल बॉडी, जो हमारी भौतिक बनावट यानी जो हमारी शरीर की संरचना है, एंड द सेक्सुअल ऑर्गन, अलग अलग अंग है तो उसमें जो सेक्सुअल ऑर्गन है दैट वी हैव बॉर्न विद, जिसके साथ हम पैदा होते हैं, रिफर टू अ पर्सन, तो किसी व्यक्ति के पहचान के लिए एक तरह से रिफर किया जाता है कि कौन महिला है, कौन पुरुष है, यानी कौन मेल है, कौन फीमेल है। तो किसी के बॉडी के स्ट्रक्चर या जो बनावट है उसके बेसिस पर जो हम डिफरेंशिएट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वो कहते हैं सेक्स। सेक्स के बेसिस पर ही हम बताते हैं कि इनका सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो यहां पर आंसर आपका क्या होगा? आंसर बी सही हो जाएगा। इसमें बहुत सी ऐसी चीजें आने वाली है, जैसे फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है तो महिला है, पुरुष है, सबके साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। और बहुत ऐसा भी कई बार होता है कि जैसे कहीं बाहर अगर किसी कंपनी में टूर पर भेजना है तो पुरुष को भेज देते हैं, महिलाओं को नहीं भेजते हैं, उनके साथ क्या है, पार्शियलिटी होती है, ठीक है। तो यही सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब नहीं होगा तो क्या होगा? वर्क फोर्स तैयार होगा। वर्क फोर्स कौन होता है? वर्क फोर्स, गलत मत सुन लेना भाई, है ना। वर्क फोर्स
वो लोग होते हैं, वो हमारी टीम होती है, किसी फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, ठीक है। तो ये जितना मजबूत होगा, ये मजबूत कब होगा, जब इसमें जितने भी फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं सब एक दूसरे के रंग का, बनावट का, या फिर उनके मेल फीमेल होने का, या अलग जातियों धर्म का, सबका एक दूसरे का सम्मान करेंगे और एक दूसरे के साथ टीम की तरह काम करेंगे। तो यही ये चैप्टर मेन इसी के लिए बनाया ही गया था और यही समझाया पढ़ाया गया इसमें, और उसी से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन भी है। चलिए अगला कह रहा है, यहाँ पर ब्लैंक है, आपको बताना है, इज अ बिलीफ या आइडिया विच मे नॉट बी ट्रू। कह रहे हैं कि एक ऐसी चीज जो एक धारणा है, एक धारणा या एक विचार है जो सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो उसको क्या कहते हैं। एक धारणा या एक विचार जो सही हो सकती है, गारंटी नहीं है कि सही हो सकती है, ऐसा हम मानते हैं। लोग कहते हैं ना, जैसे हमारे खास करके बहुत जो थोड़ा सा पुराने लोग होते हैं, उनका मानना होता है ना, कहते हैं कि हमारे लोगों का मानना था, हमारे पूर्वजों का मानना था, हम लोग इस देवी देवता को मानते थे, ठीक है। जैसे एक मान्यता क्या है, वो जरूरी नहीं है कि वो सच हो। तो यही यहां पर बात हो रही है कि एक विचार या विश्वास जो सच नहीं हो सकता है, ठीक है, तो क्या है, यहां पर जेंडर या सेक्स से रिलेटेड नहीं है, फैमिली से भी मतलब नहीं है, स्टीरियोटाइप मतलब होता है रूढ़िवादिता। इस शब्द को मैं आपको अगर यहां पर समझा देता हूं तो समझ लीजिए इस चैप्टर के आधे क्वेश्चन आप कर लोगे। मैं कोशिश करता हूं, अगर आपको समझ में आ गया होगा सच में, तो नीचे कमेंट करके मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि मेरी ये कोशिश बेकार नहीं गई। मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि रूढ़िवादिता, स्टीरियोटाइप क्या होता है। ये शब्द बहुत काम का है और पूरा इस चैप्टर में इसी पे पूरी कहानी है, ठीक है। स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िवादिता अगर बात किया जाए तो कहते हैं एक धक्कियानुसी सोच। आपने शब्द सुना होगा कि धक्कियानुसी सोच, जैसे ये सोच लेना कि महिला है तो वो पायलट नहीं बन सकती, ठीक है, महिला है तो वो पायलट नहीं बन सकती, वो ट्रेन नहीं चला सकती। ये क्या है, एक हमारी रूढ़िवादी सोच है, बहुत पुरानी विचारधारा है, ठीक है। और इसके अगेंस्ट जाना आज भी बहुत मुश्किल है। लोग कहते हैं समाज के लोग क्या कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये कहना कि मर्द को दर्द नहीं होता, क्या ये है? अगर एक लड़का जिसको कुछ हर्ट हुआ है, उसकी भी फीलिंग है, उसको भी बुरा लगता है, और अगर वो लोगों के सामने रोना शुरू कर दे तो लोग कहेंगे अरे यार ये तो बहुत कमजोर दिल का है, बेकार है यार, ये तो मर्द नहीं है, लड़का नहीं है। कहीं न कहीं ये शब्द उसके लिए वो किया जाएगा, यानी उसकी क्या, वो इंसान नहीं है, उसकी भावना नहीं है। और अगर वही लड़की है, वो रोती है, तो उसके लिए लोग कहेंगे अरे लड़की है, कमजोर दिल की है। क्यों? दिल तो बच्चे कोई भी है, इंसान तो इंसान ही है, दिल दोनों का कमजोर हो सकता है, दोनों चोट लग सकती है। तो ये रूढ़िवादिता है कि एक सोच हमने बना लिया वही कि लड़का जो है, लड़का डांस नहीं कर सकता। हालांकि अब तो सब बदल रही हैं चीजें, बहुत कुछ बदल गई, एडवांस हो गई, लेकिन थोड़ा सा पीछे चले जाइए तो अगर एक लड़का कहीं डांस क्लास जाए, डांस सीखने जा रहा है, तो उसको तो लोग पसंद करेगा, समाज कहेगा अरे यार क्या बकवास काम कर रहा है। लड़की डांस करे वो ठीक है, वही ये चीज है रूढ़िवादिता की। हमने डिसाइड कर लिया है कि वो लड़का है तो ये करेगा, लड़की है तो ये करेगा, ठीक है। लड़की है ग्रेजुएशन कर लियो, चलो तुम्हारी शादी हो जाए, चलो ग्रेजुएशन कर लो, ठीक है। और लड़का जल्दी अच्छे से पढ़ लिख लो, नौकरी करो, कमाओ, ठीक है। ये क्या है? यही रूढ़िवादी सोच है कि जो जेंडर बेसिस पर हमने डिसाइड कर लिया कि किसको क्या करना है, समानता नहीं दिखा रहे हैं, तो वही रूढ़िवादिता है, ठीक है। चलिए अब हम आप समझ गए अगर मेरी बात को तो कमेंट करिएगा जरूर आप लोग, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो जो चीज है ना, एक जो मान्यता है जो सच नहीं हो सकती, हमने उसे बस मान लिया है, उसको हम कहते हैं रूढ़िवादिता। कि बस मान ही लिए है कि महिला है तो खाना बनाएंगी, ठीक है, तो बस मान लिया है, तो वो क्या है, ये रूढ़िवादिता है, एक सोच है, पुरानी सोच है ना। चलिए नेक्स्ट है, बॉयज आर ऑफन डिस्करेज फ्रॉम एक्सप्रेसिंग देयर। बच्चों को अक्सर अपना एक्सप्रेस करने से, व्यक्त करने से रोका जाता है। क्या व्यक्त करने से अक्सर लड़कों को रोका जाता है? मैंने अभी बताया ना, अपनी भावनाओं को। अगर लड़का है और उसकी भावनाएं, मतलब उसको हर्ट हुआ है, उसका दिल दुखा है, किसी ने उसका दिल तोड़ दिया हो, उसको कोई फीलिंग मतलब आई है, तो लोगों के सामने रो नहीं सकता। अकेले में भले ही वो रो ले, लेकिन अगर सामने रोएगा तो लोग कहीं न कहीं उसको क्या करेंगे, डिस्करेज करेंगे, उसको कहेंगे अरे यार ये तो क्या बेकार आदमी है, तो बहुत डरपोक है, ये तो ऐसा है वैसा है, तो बड़ा कमजोर दिल का, ऐसे बोलना शुरू कर देंगे। यानी उसको क्या करेंगे, डिस्करेज करेंगे, हतोत्साहित करेंगे, ठीक है। तो वही चीज है, किस चीज को, वो अपने लड़के हैं, अगर लड़का है तो वो रो नहीं सकता, अपना इमोशन व्यक्त नहीं कर सकता, ठीक है। आंसर जो 3 है
सॉरी 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो पहले से हैं जो आदमी कर नहीं सकता। इवन थ्रो रूपा इज हाईली एफिशिएंट एट हर जॉब मैनेजर गिव्स मोस्ट ऑफ द फील्ड ट्रेवल। देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि जो इवन जबकि रीता बहुत अच्छा काम करती हैं, अपनी नौकरी बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं, लेकिन फिर भी जो मैनेजर है, जो फील्ड का काम है, फील्ड का जो काम है, जो प्रोजेक्ट फील्ड का है, वो रमेश को दे देता है। देखो दोनों लोग एक ही पद पर एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, रीता और रमेश, लेकिन जब कंपनी के अंदर काम करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब कंपनी से बाहर कोई प्रोजेक्ट होता है तो तुरंत मैनेजर रीता की जगह रमेश को भेज देता है। ये क्या है? एक रूढ़िवादी सोच है, यही स्टीरियोटाइप है। यही स्टीरियोटाइप है कि महिला है तो हम उसको बाहर नहीं भेजेंगे। एग्जैक्टली है ना, तो वो चीज है। चलिए तो यहां पर आंसर आपके सामने है। फोर्थ का क्या आंसर होगा? स्टीरियोटाइप। अभी हम लोग इसी पे डिस्कस किए थे ना कि हमने मान लिया कि महिला है तो बाहर सही काम नहीं कर पाएंगे, वो फील्ड में नहीं जा पाएगी। तो ये क्या दिखाता है? ये रूढ़िबद्ध एक धारणा है जो सच नहीं हो सकती। ठीक है, आंसर ए। बहुत सी लड़कियां हैं आजकल एक से कहां जाकर नौकरी कर रही हैं, विदेशों में नौकरी कर रही हैं, वो भी पैसे कमा रही हैं, उनकी भी इंक्रीमेंट हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है ना। बैंक मैनेजर हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, आजकल पायलट हैं, ट्रेन ड्राइवर हैं, क्या नहीं है लड़कियां, है ना। तो वही चीज, अगर इस तरह से सोच लिया जाता तो लड़कियों को घर से भेजे ही ना लोग तो क्या होता? एक भी लड़की पायलट बनती, कोई डॉक्टर बनता नहीं बनता। लेकिन वो जो रूढ़िवादिता है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन अभी भी है ना, पूरी तरह से नहीं खत्म हुई। आजिम wants to learn dancing। ये आजिम है, ये क्या है? भैया है। ठीक है, भैया मतलब कहने का कि मेल है। ठीक है, लर्न डांसिंग, ये डांस सीखना चाहते हैं। टू चैलेंजिंग जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है, कह रहे हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइप क्या कहता है? जेंडर स्टीरियोटाइप तो यही कहता है कि लड़का डांस ना करे, लड़कियां डांस करें। तो ये क्या कर रहे हैं? ये भाई साहब डांस सीखने जा रहे हैं। और क्यों सीखने जा रहे हैं? कि इस रूढ़िवादी सोच को चैलेंज कर रहे हैं कि मैं लड़कियों से बेहतर डांस कर सकता हूं और सीख के। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा कि ये बात सही है या क्या है? तो क्या इम्पॉसिबल है, अपोजिट है? नहीं, ये सही है, ये सही बात है। अगर एक लड़का डांस कर रहा है तो सच में चैलेंज कर रहा है किसको? जेंडर स्टीरियोटाइप का। जेंडर स्टीरियोटाइप मतलब कि ये सिर्फ महिला कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकते। तो यहां पर ये जो है ओके जो है सही हो जाएगा। इट इज कंप्लीटली ओके, ये सही बात है। ये सही बात है कि वो अगर डांस करने जा रहा है तो स्टीरियोटाइप को क्या कर रहा है? चैलेंज कर रहा है वो लड़का। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक है। कैन लीड डिवीजन ऑफ पीपल, कम्युनिटीज एंड फैमिलीज। कह रहा है कि लोगों को डिवीजन मतलब बांटना, लोगों को बांट सकता है, कम्युनिटीज को बांट सकता है यानी एक समुदाय को बांट सकता है, या फैमिलीज को बांट सकता है। ऐसा क्या है जो लोगों के बीच बंटवारा कर सकता है या लोगों को बांट सकता है? परिवार को बांट सकता है, 2 4 10 50 100 लोग एक साथ हैं तो उनके अंदर अलगाव कर सकता है, या फिर कोई फैमिली है उसके अंदर क्या अलगाव कर सकता है? गुस्सा, ईगो या डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन ही है ऐसा जो लोगों के बीच अलगाव पैदा कर सकता है। अगर एक ही कंपनी में एक ही पद पर 10 लोग काम कर रहे हैं और भेदभाव ऐसा हो कि जो मैनेजर है 4 लोगों के साथ अच्छे से बात करे, 4 लोगों से कम करवाए और 6 लोगों से ज्यादा काम करवाए, या 4 लोगों को कम सैलरी दे, 6 लोगों को ज्यादा सैलरी दे, तो वहां भेदभाव होगा। तो जो 10 लोग हैं क्या एक दूसरे को पसंद करेंगे? नहीं, वहां अलगाव होगा, दो बट जाएगा, 2 गैंग बन जाएगी। एक 6000 वालों की बन जाएगी, मतलब 6 लोगों की अलग बन जाएगी, ज्यादा सैलरी वालों की 4 की अलग बन जाएगी, है ना। तो क्या अच्छा काम होगा? नहीं, क्योंकि वो एक दूसरे का सपोर्ट ही नहीं करेंगे। तो यही है, भेदभाव आपका परिवार तोड़ सकता है। ठीक है, आपका परिवार, आपका समुदाय तोड़ सकता है। यही सब चीजें हैं यहां पर। ठीक है, आंसर सी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। भेदभाव जहां होगा वहां अलगाव, टुकड़ा, बंटवारा होगा, टकराव होगा। ठीक है, इन इंडिया मोर अंडर द एजेज ऑफ 5 डू नॉट गेट एनफ नरिशमेंट। कह रहे 5 वर्ष से नीचे के भारत में ऐसे बच्चे हैं जो कुपोषण के शिकार हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। ठीक है, पोषण नहीं मिलता है। तो वो कौन है? तो गर्ल्स ज्यादा हैं भारत में। 5 वर्ष से नीचे की ज्यादा लड़कियां हैं जिनको सही पोषण नहीं मिलता है।
ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इसको आप याद कर लीजिएगा कि लड़कियां हैं, ठीक है। अगर ये सवाल आपके सामने आता है तो यहाँ पे गर्ल्स सही होगा। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन कैन मेक अ पर्सन फील। जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, भेदभाव, कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन कैन मेक अ पर्सन फील, एक व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेशन फील करा सकता है। क्या फील करा सकता है? डिवाइडेड। हम लोगों ने देखा ही था कि क्या हुआ था, डिस्क्रिमिनेशन से क्या हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन से अलगाव ही तो हो रहा था। इसके पहले वाले सवाल में भी तो यही था। तो क्या महसूस होगा? अलगाव ही तो महसूस होगा। कोई व्यक्ति है उसको क्या महसूस होगा? अलग महसूस होगा अगर उसके साथ भेदभाव किया जाए। अगर आपके 4 दोस्त हैं, 3 दोस्त अपर कास्ट के हैं और एक थोड़ा सा लोअर कास्ट का है, तो ऐसे में क्या होगा, साथ में कुछ लोग होते हैं जो खाना पीना नहीं खाते हैं, उसके साथ लंच ब्रेक नहीं करेंगे, उसके साथ मतलब लंच में उसके साथ खाना नहीं खाएंगे, या फिर कहीं चाय पीने गए तो उसके साथ या उसके बर्तन में नहीं खाएंगे। तो ये सब चीजें क्या भेदभाव करेंगे तो उसको अलग महसूस होगा ना, अलगाव महसूस होगा। वही चीज है यहाँ पर, डिवाइडेड महसूस करेगा व्यक्ति अगर भेदभाव होगा उसके साथ तो, ठीक है। नेक्स्ट, जूली इज ट्रीटेड डिफरेंटली ड्यू टू हर स्किन कलर। जूली का कलर अलग है इसलिए उसके साथ अलग तरह से ट्रीट होता है, मतलब लोग व्यवहार करते हैं। जूली का रंग जो है, उसकी त्वचा का रंग अलग है, जिसके कारण लोग उसके साथ व्यवहार ही अलग करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? ये कोई झगड़ा है क्या? ये कोई झगड़ा है या कोई ईर्ष्या है या कोई सेक्सुअल हरासमेंट है? नहीं, ये भेदभाव है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। कि भाई कुछ लोग होते हैं ना कि अगर आप अमेरिका की मूवीज में देखोगे तो वहां पे ब्लैक और व्हाइट का बड़ा झगड़ा है, काले और गोरे दोनों अमेरिकन है, लेकिन एक काला अलग कम्युनिटी होगी और एक गोरा अलग कम्युनिटी होगी। तो वही चीज यहां पर है कि रंग के हिसाब से अलग अलग व्यवहार करना भी भेदभाव कहलाता है। कि किसी का अलग कलर है तो उसके साथ अलग व्यवहार करें, या किसी का अलग रंग है तो उसके साथ अलग व्यवहार करें। तो ये भी क्या कहलाता है? डिस्क्रिमिनेशन ही कहलाता है कि व्यक्ति के रंग के हिसाब से आप व्यवहार कर रहे हैं उसके साथ, तो डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव कहलाएगा। अजा नाम है। अजा सेज वुमेन आर बेटर टीचर देन मेन। अजा है, कह रहे हैं कि महिलाएं जो हैं पुरुषों की अपेक्षा अच्छी टीचर हैं, यानी जो महिला टीचर हैं वो पुरुष टीचर से अच्छी हैं। तो सुनीता उसको रोक देती है, कहती है रुको। ये कोई लड़की होंगी मैडम, इसलिए उल्टा बोल रही है, ऐसा नहीं है। जैसे ऐसे कुछ भी किसी को आप नहीं बोल सकते ना। टीचर महिला भी अच्छी हो सकती है, पुरुष भी अच्छी हो सकती है। मतलब टीचर अच्छा होगा वो उसके जेंडर के बेसिस पर थोड़ी होगा। टीचर अच्छा होना ये नहीं बताता है कि वो महिला होगी तभी अच्छी टीचर होगी या पुरुष होगा तो ही अच्छा टीचर होगा। टीचर कोई भी अच्छा हो सकता है जिसके अंदर क्वालिटी है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ऐसे में सुनीता उनको रोकती है और कहती है यू कांट से समथिंग लाइक दैट, तुम इस तरह की बात नहीं कर सकती क्योंकि यह है क्या है। अगर सुनीता ये कह रही है, अजा, ठीक है, अजा कह रही हैं कि जो महिला टीचर हैं वो पुरुष टीचर से अच्छे हैं, तो यहां पर क्या बात हो रही है? यहां पर फिर से हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां पर भेदभाव हो रहा है ना। यहां वाला भेदभाव किस बेसिस पर हो रहा है? यहां जेंडर बेसिस पर हो रहा है कि मेल है, फीमेल है, अच्छा फीमेल है तो अच्छी टीचर है ना। तो ये भेदभाव हो रहा है। वहां पर इसके पहले वाले क्वेश्चन में रंग के बेसिस पर हो रहा था, गोरा है काला है उस बेसिस पर हो रहा था, लेकिन इस बार मेल है कि फीमेल है उस बेसिस पर भेदभाव हो रहा है। तो ये भी क्या हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन ही हो रहा है। तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कोई कहे कि महिला जो है पुरुष से ये है या पुरुष महिला से ये है, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने का मतलब भेदभाव ही हो रहा है ना। तो यहाँ पर 10 नंबर का डी सही हो जाएगा। बहुत आसान से क्वेश्चन है, बस समझने की देरी है। इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर आइडेंटिटीज ऑल पीपल मस्ट हैव सेम राइट, दिस इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार है इन रेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। वो किसी भी जेंडर के हो, मेल हो या फीमेल हो, फर्क नहीं पड़ता है, सभी का समान अधिकार होता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाएगा जेंडर इक्वालिटी। क्यों? क्योंकि यहां ये बोला जा रहा है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं फर्क नहीं पड़ता, आपको समान अधिकार मिलेगा या आप समान अधिकार आपको मिलता है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है इक्वालिटी। मतलब क्या है? समानता। यही तो चाहिए ना, जेंडर
मतलब किसी भी जेंडर के हैं आपके साथ समान व्यवहार किया जाए। वही यहां पर कहा जा रहा है कि लिंग के पहचान के बावजूद, मतलब आप अलग अलग हैं, आप पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, उसके बाद भी सभी लोगों के साथ समान अधिकार मिलने चाहिए, सभी लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि जेंडर को इक्वली ट्रीट करो, मतलब सबके साथ समान अधिकार, सबके साथ समान व्यवहार, यानी जेंडर इक्वेलिटी। ठीक है, आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन एंड मेन आर ऑफन नॉट पेड फॉर द सेम सैलरी फॉर द सेम जॉब। कह रहे हैं कि महिला और पुरुष एक ही नौकरी के लिए एक बराबर सैलरी नहीं दी जाती है। जनरली नॉट पेड, ऑफन नॉट पेड, जनरली ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है कि महिला और पुरुष को एक ही नौकरी के लिए बराबर सैलरी नहीं दी जाती है। तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको क्या कहा जाएगा? यहां पर हिंदी मैंने नहीं लिखा है, क्वेश्चन का छूट गया है। तो इसको क्या कहा जाएगा? यहां से फिर किस बेसिस पर हो रहा है? जेंडर गैप। क्या हो रहा है? जेंडर गैप, कि हमने देख लिया कि महिला है तो उसको कम सैलरी दे रहे हैं, या पुरुष है तो उसी काम का कम सैलरी दे रहे हैं। तो क्या हो गया? लैंगिक अंतर हो गया ना, क्योंकि हमने फिर जेंडर के हिसाब से यहाँ पर डिसाइड कर लिया कि किसको सैलरी ज्यादा देना है, कम देना है। ठीक है, तो यही यहाँ पर पूछ रहा था, इसको क्या कहेंगे? इसको जेंडर गैप कहेंगे। ठीक है, तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन का नहीं, वेतन मिल रहा है ना, मैंने फिर गलत कर दिया यहाँ पे, रुक जाइए। वुमेन एंड मेन आर ऑफन नॉट पेड द सेम, वुमेन एंड मेन आर ऑफन नॉट पेड द सेम सैलरी फॉर द सेम जॉब। देखिए यहां पर बात हो रही है अलग अलग आपका जेंडर है, लेकिन वेजेज गैप है, यहां पर ना सैलरी अलग अलग मिल रही है। ठीक है, 13 का आंसर बी हो जाएगा, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, जल्दीबाजी में मेरी तरह गलती मत करिएगा। ठीक है, यहां पर आंसर आपका बी सही होगा। चलिए, यहां पर क्या अलग है, दोनों में क्या डिफरेंस है? उनको बराबर नहीं पे किया जा रहा है। ठीक है, बराबर नहीं पे किया जा रहा है, तो क्या अंतर होगा? वेजेज का, यानी सैलरी का अंतर होगा दोनों में। ठीक है, 13 का बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर। नीना इज बोर्न एज डिफरेंटली एबल्ड, हर टीचर मस्ट ट्रीट हर। ठीक है, अब नीना जो है, जब उनका जन्म हुआ था तो दिव्यांग के रूप में उनका जन्म हुआ है, तो उनके शिक्षकों को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो इनके साथ समान व्यवहार करना है, कुछ अलग तरीके से नहीं कि ऐसे हैं तो उनको साइड में बैठा दिया, या कोई ऐसी गलत भावना के साथ प्रताड़ित नहीं करना है। टीचर क्या करना है? समान देख लीजिए, इक्वली। यहां पर आंसर क्या सही हो जाएगा? 14 नंबर का आंसर सी सही हो जाएगा, कि समान रूप से व्यवहार करना है। जैसे आपके नॉर्मल स्टूडेंट है पढ़ने वाले, वैसे ही आपका ये भी स्टूडेंट है। ठीक है, उसके शरीर के बनावट की वजह से या उस शरीर के उसके डिसेबिलिटी की वजह से उसको अलग, उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, उसको तिरस्कृत नहीं करना है, उसको प्रताड़ित नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर 14 नंबर का आंसर सी सही हो जाएगा, समान व्यवहार करना है। नेक्स्ट है, Anita and her partner are paid the same salary for the same job. This is a good example of, देखो, Anita and her partner are paid for the same salary for the same job. एक ही नौकरी कर रहे हैं और दोनों को बराबर सैलरी मिल रही है। तो यहां पर उसका जो पार्टनर है ये मेल है, ठीक है, और अनीता क्या है? फीमेल है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? इसके पहले वाले क्वेश्चन में था कि एक मेल थे एक फीमेल थे। ठीक है, लेकिन उसमें क्या था? वेजेज गैप था, सैलरी बराबर नहीं दी जा रही थी, जो मैं गलत कर दिया था क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, अब मैं दिखा देता हूं, रिपीट कर दूं। ये एक महिला है और एक पुरुष है, लेकिन सैलरी क्या सेम नहीं, नॉट पेड सेम, सबको बराबर नहीं दिया जा रहा था। तो वहां पे क्या था? वहां वेजेज गैप था, वेतन का अंतर था। ठीक है, अब नेक्स्ट दिखाता हूं मैं आपको। ये जो सवाल है इसमें देखिए, अनीता और उसके पार्टनर को बराबर सैलरी मिल रही है, यानी अनीता और उसके साथी को समान कार्य के लिए समान सैलरी मिल रही है। एक ही नौकरी है, एक ही जॉब पर है, दोनों को समान सैलरी दी जा रही है। तो यह उदाहरण है, यह किस चीज का उदाहरण है? यहाँ पर आपको देखना है, कोई भेदभाव तो हो नहीं रहा है, रूढ़िवादिता भी नहीं है और जेलसी भी नहीं है। यहाँ पर क्या है? जेंडर इक्वेलिटी है, कि दोनों जेंडर को समान ट्रीट किया जा रहा है। हालांकि उस क्वेश्चन को मैं करा रहा था तो उसमें भी लगभग ठीक ही था आंसर, वो वाला भी, लेकिन अब थोड़ा आंसर की के हिसाब से भी चलना है। जैसे अगर समान सैलरी मिल रही है, दोनों मेल फीमेल है, अलग अलग है, समान सैलरी मिल रही है, तो उसको लैंगिक समानता कह रहे हैं ना।
तो जब अलग अलग सैलरी मिलेगी तो लैंगिक अंतर भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा आंसर की के हिसाब से चलेंगे तो वेतन का अंतर दे रहा है। तो फिलहाल हम लोग इसी के हिसाब से चलते हैं। पहले मैंने आपको ये जेंडर गैप बताया था, तो होना तो वही चाहिए, लेकिन चलिए फिलहाल ये है तो यही लेके चलते हैं हम लोग। आंसर की एक आख लेके चलना पड़ता है ना। चलिए नेक्स्ट है वर्क प्लेस। ये हमारा इसके पहले कौन सा क्वेश्चन था? 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? बी सही है, जेंडर इक्वेलिटी। ठीक है भाई, देखना पड़ता है, कुछ गड़बड़ हो जाएगा ना तो आपका नुकसान होगा। वर्क प्लेस इज अ प्लेस वेयर एम्प्लॉय फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड एंड आर हायर्ड एंड दे वर्क इन अ सेफ एंड रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट। दिस इज एग्जांपल ऑफ। देखिए वर्क प्लेस क्या होता है? वो जगह जहां हम आप लोग काम करते हैं उसको वर्क प्लेस बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि ये भी वही काम कह रहे हैं कि कार्यस्थल पर एक ऐसा स्थान, ऐसी जगह जहां हम नौकरी कर रहे हैं, विभिन्न पृष्ठभूमि के कर्मचारी, मतलब अलग अलग बैकग्राउंड के, कोई अलग कम्युनिटी का, कोई अलग, कुछ लोग अमीर होंगे, कुछ लोग गरीब होंगे, कुछ लोग अलग जाति के होंगे, कुछ लोग अलग धर्म के होंगे, सब लोगों को एक साथ काम पर रखा भी गया है और सब लोग सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर रहे हैं, यानी सबके साथ समान व्यवहार हो रहा है। ये नहीं देखा जा रहा है कौन किस कैसे घर से है, या फिर ये नहीं देखा जा रहा है कौन किस जाति का है या कौन से प्रदेश का है, कुछ भी ऐसा नहीं देखा जा रहा। सबके साथ सबको क्या है, सुरक्षित माहौल दिया गया है और सबके साथ सम्मानजनक वातावरण, मतलब व्यवहार कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ सम्मानजनक व्यवहार भी हो रहा है। तो ये किस चीज का उदाहरण है? यही उदाहरण है विविधता का। हमारे देश में क्या है? विविधता में एकता, मतलब अलग अलग जगह के लोग हैं, इतने विविध प्रकार के लोग हैं, लेकिन उनके साथ भी सब लोग एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सब लोगों को सम्मानजनक माहौल भी है काम करने को मिला हुआ। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी। इसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी, इसलिए यहां पर आंसर आपका ए हो जाएगा। और यही आपका जो चैप्टर का नाम भी है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि डाइवर्सिटी मतलब क्या? विविधता। ठीक है, नेक्स्ट है पीपल ऑफ डिफरेंट सेक्स, अलग अलग, कोई मेल है कोई फीमेल है, जेंडर भी। ठीक है, कास्ट अलग जाति, क्लास अलग क्लास के, कुछ लोग अपर क्लास, कोई मिडिल क्लास, अलग अलग कल्चर के, कोई बिहार का, कोई यूपी का, कोई हरियाणा, कोई राजस्थान का, अलग अलग उम्र के, फिजिकल अपीयरेंस, कोई बड़ा कोई छोटा, लंबा चौड़ा, पतला मोटा, एजुकेशन अलग अलग एजुकेशन वाले व्यक्ति। ठीक है, सबकी बात हो रही है। एबिलिटीज मस्ट फील, जब किसी जगह पर कार्य करने वाले लोग अलग अलग जाति के हों, वही सेम चीजें, अलग उम्र के हैं, अलग कैटेगरी के हैं, इस तरह के लोग हैं, तो उनको कैसा महसूस होना चाहिए? किसी फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं और कैसे लोग हैं? ये जितना मैंने यहाँ पर पढ़ा वैसे लोग हैं। कुछ लोग अपर क्लास हैं, कुछ लोअर हैं, कुछ मिडिल हैं, कुछ अलग कास्ट के हैं, अलग एजुकेशन बैकग्राउंड के, कोई ITI, कोई डिप्लोमा, कोई बीटेक है, कोई 10th पास है, इस प्रकार के लोग हैं। तो इन लोगों को कैसा महसूस होना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने है। सबको सुरक्षित महसूस होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो सुरक्षित पहले देखिए, ये रहा आपका सेफ एंड रिस्पेक्टेड। यही तो हमें चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए कि जहां वो काम करता है वो चाहता है कि वहां उसको सुरक्षित महसूस हो और वहां पर सम्मानजनक माहौल हो। ऐसा ना हो कि कोई जैसे बड़ी क्लास का व्यक्ति है तो किसी के साथ गाली गलौज करता हो, उसके साथ बुरा व्यवहार करता हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेफ और रिस्पेक्टेड जो है इन्वायरमेंट या माहौल होना चाहिए, ऐसा उनको महसूस होना चाहिए। ठीक है, सुरक्षित और सम्मानित। तो जो 17 नंबर है उसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अ डाइवर्स वर्क प्लेस इंक्रीजेज, एक विविध कार्यस्थल। डाइवर्स मतलब जहां अलग अलग प्रकार के लोग हैं। ठीक है, वहां पर क्या होता है? वैसी वर्क प्लेस मतलब ऐसी जगह जहां नौकरी, फैक्ट्री, जैसे फैक्ट्री है ना, उसी को वर्क प्लेस कहते हैं। फैक्ट्री को भी मान लीजिए, हॉस्पिटल भी वर्क प्लेस हो सकता है, कॉलेज भी। वर्क प्लेस में एक डाइवर्स होने की वजह से अगर अलग अलग टाइप के लोग हैं तो वहां पर किस चीज को बढ़ावा मिलता है? वहां पर किस चीज को बढ़ावा मिलता है? वहां पर प्रोडक्टिविटी होती है। ठीक है, उत्पादकता बढ़ेगा अगर सब लोग एक साथ काम करें, अलग अलग प्रोफाइल के होते हुए भी एक साथ मिलकर, किसी पर्टिकुलर जाति और धर्म से कोई विविधता ना हो, एक साथ मिलकर काम करें तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, तो आपका 18 नंबर का ए सही हो जाएगा। 19 क्वेश्चन नंबर, तन्वी टीम हैज मेनी बैरियर्स टू हैविंग अ
डाइवर्स वर्कफोर्स, ठीक है, दिस में लीड टू, देखिए तन्वी की टीम है, ये किसी कंपनी की मैनेजर हो सकती है या टीम मैनेजर हो सकती है, उनके पास कई लोगों की टीम है जिसमें अलग अलग कार्यबल होने में कई बाधाएं हैं, मतलब अलग अलग बैकग्राउंड से लोग हैं। वर्कफोर्स मैंने बताया था ना, वर्कफोर्स मतलब एम्प्लॉइज 8-10 लोग हैं आपके जो टीम में, उनको वर्कफोर्स बोला जाएगा। तो ऐसे में उनको दिक्कत किस चीज की आ सकती है, अगर अलग बैरियर से पूछ रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या आ सकती है, क्या क्या दिक्कत आ सकती है कि अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग जाति सोच और अलग अलग कैटेगरी इस तरह के लोग हैं अगर एक टीम में, तो क्या दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो दिक्कत क्या होगी आपको पता ही है, सिंपल सी बात है कि शांति तो होगी नहीं, ये सब तो करना पड़ता है ना, लेकिन अगर नेचुरली देखा जाए तो नेचुरली उनके बीच टकराव जरूर होगा। तो इसी चीज को हमें हटाना होता है, बचाना होता है, तभी जो है वर्क एनवायरनमेंट अच्छा होता है। अगर अलग अलग डाइवर्स प्रोफाइल होगी, यानी अलग अलग जगह के लोग होंगे, अलग अलग टाइप के लोग होंगे, तो उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, मतलब टकराव ज्यादा होगा, टकराव होने की संभावना रहेगी, और यही दिक्कत है। इस अगर टकराव को हमने संभाल लिया तो बढ़िया काम होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 19 नंबर का क्या है आपका, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मीना इज नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग टू हर कॉलेजियस इन इंग्लिश, ठीक है, कलीग्स की बात हो रहा है यहाँ पे, कॉलेजियस नहीं है, कलीग्स है। मीना अपने साथ काम करने वाले व्यक्ति, मतलब साथ में और भी लोग काम कर रहे होंगे, कहीं मीना नौकरी कर रही है, उनके साथ और लोग काम कर रहे होंगे, तो जो साथ में नौकरी करते हैं उनको कलीग्स बोला जाता है। उनसे इंग्लिश में बात करने में कंफर्टेबल नहीं है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, क्या उनको सिंपल सी बात है इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है, तो इसमें से बता रहा है कि क्या ये किस टाइप का प्रॉब्लम है, क्या है ये प्रॉब्लम ही तो हुई, तो किस टाइप की प्रॉब्लम हुई, तो ये कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्हें बात नहीं कर पा रही है, तो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन, क्योंकि लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है तो बातचीत नहीं कर पा रही है, जब बातचीत नहीं कर पा रही है तो किस टाइप की प्रॉब्लम कहलाएगी। अब यहाँ पर मेल फीमेल से मतलब नहीं है, कल्चर से या कास्ट से भी नहीं मतलब है, बात हो रही है, बात नहीं कर पा रही है, बात नहीं कर पा रही है, नहीं कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है, तो क्या प्रॉब्लम क्या होगी, कम्युनिकेशन की, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, द प्रैक्टिस ऑफ इंक्लूडिंग पीपल विथ रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी इज कॉल्ड, ठीक है, लोगों को समान और सहानुभूति के साथ शामिल करने की जो प्रथा है, प्रथा यहाँ पे प्रैक्टिस मतलब कार्य है, किसी चीज को करना, ठीक है, कि लोगों के साथ एक समान व्यवहार हो और सहानुभूति मतलब सबके प्रति कहीं न कहीं एक अच्छी फीलिंग, एक रिस्पेक्टफुल सम्मानजनक फीलिंग की बात हो रही है, तो इसको क्या कहा जाएगा। यहाँ पर तो फिलहाल मैंने आंसर ही नहीं लिखा है, ABCD, देखिए जेंडर मतलब तो मेल फीमेल हो गया, कल्चर अलग अलग संस्कृति होगी, कॉन्फ्लिक्ट झगड़ा हो गया, लेकिन ये कह रहा है ना कि सब लोगों को सम्मान और सहानुभूति देंगे, तो वहां पर क्या होगा, इंक्लूजन होगा आपका, ठीक है, वहां पर क्या सही आंसर होगा, इंक्लूजन, समावेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, समावेशन, ठीक है। चैप्टर का नाम ही था डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, समावेशन, ठीक है। तो यहाँ जो 21 है, 21 का ए वाला जो आपका ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 22, एन इंक्लूसिव इन्वायरमेंट इज नीडेड फॉर हैप्पीनेस एट वर्क, कह रहे हैं कि कार्य करने वाली जगह पर ऐसा मतलब क्या खुशी, देखिए यहाँ पर कार्यस्थल पर खुशी, और दूसरी चीज क्या है वही हमें बताना है, के लिए एक समावेशी वातावरण की आवश्यकता होती है। समावेशी मतलब वही अलग अलग कल्चर के सबको जोड़कर एक साथ लाना समावेशी कहलाता है। तो किस किस चीजों की जरूरत होगी यहाँ पर, खुशी के लिए, और देखिए लोगों को समावेशित करना यानी सबको एक साथ जोड़ देना, किसी वर्क प्लेस पर कार्य करने वाले लोगों को एक साथ जोड़ने से क्या होगा, सब लोग अगर एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो सिंपल सी बात है कि वो उस वर्क प्लेस पर क्या होगा, माहौल अच्छा रहेगा, लोग खुशी के साथ काम करेंगे, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा वहां पर ग्रोथ भी होगी, क्या होगा, ग्रोथ होगा, उस जगह का और उन लोगों का क्या होगा, विकास होगा। सिंपल सी बात है, अगर लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, समावेशित होके यानी एक साथ काम करके, ठीक है, एक साथ काम कर, अगर एक साथ मिलके काम करेंगे, ऐसा माहौल होगा तो क्या होगा, खुशी वाला भी माहौल होगा उस जगह पे, और वहां पर विकास भी होगा, ठीक है। 22 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इंक्लूजन इन अ वर्क प्लेस हैप्पीनेस
व्हेन एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी गेट्स द सेम एट द वर्क। कह रहे हैं कि अगर इंक्लूजन फिर वही समावेशन की बात है, किसी वर्क प्लेस पर क्या किसी कार्यस्थल पर समावेशन तब होता है, यानी सब लोग एक दूसरे के साथ अटैचमेंट या समान व्यवहार कैसे करते हैं, जब कंपनी के प्रत्येक सदस्य जो काम करता है सबको क्या मिलता है, सबको यहां पर क्या मिलना चाहिए, समान मौका मिलना चाहिए। जैसे अगर कोई किसी भी बैकग्राउंड का हो, अगर 5 साल बाद प्रमोशन हो रहा है तो सबका प्रमोशन होना चाहिए, जाति के हिसाब से नहीं होना चाहिए। अगर किसी को एक काम के लिए 10,000 मिल रहा है तो दूसरे को भी 10,000 मिलना चाहिए, ठीक है। और कोई ऐसा कुछ भी कंपनी में नया पोस्ट आ रहा है जहां पर है कि इंटरनल एग्जाम देकर कोई मतलब अंदर के लोग ही उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो मौका सबके लिए समान मौका दिया जाए, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि सबको बराबर का चांस मिलना चाहिए हर काम के लिए, तभी वहां पर अच्छा माहौल रहेगा, ठीक है। समावेशन तभी होगा जब जितने भी लोग काम कर रहे हैं तो सबको बराबर का मौका दिया जाए हर चीज में, ठीक है, हर जगह में बराबर मौका दिया जाए। 23 का ए हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यार ये ऐसे वाले हैं तो इनको ये नहीं करना है, इनको वो नहीं करना है, सबको बराबर मौका दिया जाएगा। टूर जा रहा है तो सबको टूर पर ले जाया जाए, सबको मौका दिया जाए ना, वही चीज है। द वर्ड चेयर, एक शब्द है चेयरपर्सन, नीड टू बी यूज्ड इंस्टीड ऑफ चेयरमैन। कह रहे हैं कि जो चेयरमैन शब्द है, चेयरमैन, इस शब्द को ना इस्तेमाल करके चेयरपर्सन शब्द इस्तेमाल किया जाना चाहिए, चेयरपर्सन शब्द इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि चेयरमैन क्या होता है, जो कंपनी का मुखिया है, जो मालिक है, उसको चेयरमैन कहते हैं जनरली, है ना। तो अगर हम वो मुखिया अगर महिला हुई तो, जब महिला है तो अगर आप उसको चेयरमैन बोलेंगे तो थोड़ा सा अजीब नहीं हो जाएगा कि वो फीमेल है और उसको आप मेल बोल रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम चेयरपर्सन बोले तो जो चेयरपर्सन है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर हम क्या करें, चेयरपर्सन शब्द इस्तेमाल करें किसकी जगह, चेयरमैन की जगह, तो ये क्या कहलाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, ईगो कहेंगे, अहंकार, गुस्सा, नजरिया, या इंक्लूजन कहेंगे, इसको इंक्लूजन कहेंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि चीजों को समावेशित करना, जोड़ना चाहते हैं, डिफरेंशिएशन को हटाना चाहते हैं, तो उसका यही तरीका है ना कि वो शब्द ही हटा दो, चेयरमैन वाला शब्द ही हटा दिया हमने, चेयरपर्सन कर दिया, तो पर्सन मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। तो वही ये क्या है, ये समावेशन कहलाएगा, ठीक है। तो 24 का डी। नेक्स्ट है सुबीर वांट्स टू सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल एट द वर्क प्लेस दिस सो दैट ही इज। देखिए सुबीर है वो अपनी कंपनी या फैक्ट्री में सभी त्योहार मनाना चाहते हैं, होली भी मनाना चाहते हैं, दिवाली भी मनाना चाहते हैं, ईद भी मनाना चाहते हैं और क्रिसमस भी मनाना चाहते हैं। तो ये क्या है, इससे क्या पता चलता है, इस चीज से क्या पता चलता है कि वो क्या करना चाहते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, डिसिप्लिन बढ़ाना चाहते हैं, या चुपचाप रहना चाहते हैं। वो फिर से वही करना चाहते हैं, इंक्लूजन, समावेशन ही है, सम्मिलित करना यहां लिखा हुआ है। यानी जो समावेशन है उसमें देखिए कितने शब्द आ गए, कितने क्वेश्चन आ गए। समावेशन वो क्या करना चाहते हैं, सबको जोड़ना चाहते हैं, सबको एक साथ लाना चाहते हैं, इसी के लिए वो सारा त्योहार मनाना चाहते हैं ना। तो 25 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, समावेशित करना चाहते हैं, सबको एक साथ लाना चाहते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ ब्लैंक है, ये आपको बताना है, इज अ सीरियस इशू दैट affect an individual mental, emotional, physical well-being at workplace। कह रहे हैं कि ऐसा क्या है जो किसी को कार्यस्थल यानी फैक्ट्री पर व्यक्ति की मानसिक स्थिति या उसकी फीलिंग या उसकी शारीरिक स्थिति को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। ऐसा क्या है, कंपनी के नियम से किसी को कोई ऐसा कुछ नहीं होता, मीटिंग अगर है तो उससे भी ऐसा कुछ नहीं होता, कोई यात्रा है उससे भी नहीं होता, लेकिन अगर उसके साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो व्यक्ति को मेंटली भी डिस्टर्ब करता है, फिजिकली भी डिस्टर्ब करता है और इमोशनली भी डिस्टर्ब करता है। वो क्या है, वो सेक्सुअल हरासमेंट है। तो यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा, आंसर सी सही हो जाएगा कि जो सेक्सुअल हरासमेंट है वो व्यक्ति को कैसे चोट पहुंचा सकता है, मेंटली भी, फिजिकली भी और ऐसे इमोशनली भी परेशान कर सकता है या चोट पहुंचा सकता है। तो 26 का आपका आंसर सी हो जाएगा, यौन उत्पीड़न, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन गवर्नमेंट, इसको हम लोग पहले भी शायद किसी क्लास में पढ़े हैं। इंडियन गवर्नमेंट पास द सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है, वुमेन एट वर्क प्लेस
प्रिवेंशन प्रोविजन एंड रिडेशन एक्ट 2023। देखिए, इन सिंपलर टर्म इट इज ऑल्सो कॉल्ड, भारत सरकार ने 2013 में एक अधिनियम पास किया, यानी एक कानून पास किया जिससे क्या हो सके, महिलाओं को यौन शोषण से बचाया जा सके। कहां पर? फैक्ट्री, इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, जहां वो काम करती हैं, वर्क प्लेस पर। महिलाओं को सेक्सुअल हरासमेंट से वर्क प्लेस पर बचाया जा सके, उसके लिए भारत सरकार ने 2013 में एक नियम पास किया था। उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको POSH के नाम से जाना जाता है। POSH का फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट यानी यौन उत्पीड़न से बचाव। ये एक नियम है जो 2013 में पास किया गया था, POSH। आंसर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एज पर द POSH एक्ट, जो अधिनियम 2013 में पास किया गया, POSH एक्ट 2013 में जो पास किया गया, एनी वर्क प्लेस दैट हैज 10 और मोर एम्प्लॉई मस्ट कंस्टिट्यूट एन, कह रहे हैं कि ऐसी फैक्ट्री, कंपनी, स्कूल या जगह जहां लोग नौकरी करते हैं और अगर वहां पर 10 या उससे ज्यादा 10 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं तो वहां पर कुछ बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? वहां पर एक इंटरनल कमेटी बनानी पड़ती है, जहां पर जो महिला जिसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो उसी फैक्ट्री, उसी संस्थान में अपनी शिकायत दर्ज करा सके। इसके लिए अनिवार्य होता है कि जहां पर 10 या उससे अधिक लोग काम कर रहे हैं, उस फैक्ट्री, हॉस्पिटल, कॉलेज या उस वर्क प्लेस पर यह कमेटी बनी होनी चाहिए। उसको क्या कहते हैं? इंटरनल कमेटी कहते हैं। ठीक है, और जो इंटरनल कमेटी है उसका अगर कहीं सवाल आ गया आपको, मैं पहले ही बता दूं कि इंटरनल कमेटी का अगर पूछ दे कि POSH के अंतर्गत जो फैक्ट्रीज, कंपनीज में इंटरनल कमेटी बनाई जाती है, उसका जो मुखिया है या उसका प्रेसिडेंट या अध्यक्ष कहा जाए, या उसका कह लीजिए ना कि जैसे हर चीज का एक विभाग का विभागाध्यक्ष होता है, जैसे उसका सुप्रिटेंडेंट कहा जाए तो उसका सुप्रिटेंडेंट कौन बनाया जाएगा? तो उस कंपनी में काम करने वाली जो सीनियर महिला एम्प्लॉय होगी उसी को उसका अध्यक्ष या सुप्रिटेंडेंट बनाया जाता है। ठीक है, तो ये वो एक मैं आपको एक्स्ट्रा बता दिया। फिलहाल यहाँ पर आंसर ये सही होगा, उसको इंटरनल कमेटी कहते हैं जो बनी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस कैन हैपन एट, कह रहे हैं कि जो यौन उत्पीड़न है वो कहां हो सकता है? ऑफिस में भी हो सकता है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी हो सकता है, ऑनलाइन मीटिंग में भी हो सकता है। तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं? आंसर डी करेंगे, क्योंकि कहीं पर भी महिलाओं को प्रताड़ित किया जा सकता है इस रूप में। कहां पर? इन तीनों जगहों पर किया जा सकता है। कुछ भद्दी चीजें भेजकर, तस्वीरें भेजकर, या फिर ऑनलाइन मीटिंग में कुछ अलग टाइप के लिंक्स या कुछ और भेजकर, ये सब चीजें हैं। ऑफिस में फिजिकली या किसी और प्रकार से, तो ये सब यहाँ पर आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 29 का आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंडर POSH अ वर्क प्लेस इज, कह रहे हैं POSH के अंदर कार्यस्थल क्या क्या कंसीडर किया जाता है? वर्क प्लेस में क्या क्या माना जाएगा जो POSH के अंतर्गत आएगा? इस जो नियम है, अधिनियम है, जो कानून बनाया गया है, इसके अंतर्गत कहां कहां पर जो हरासमेंट होगा तो उसको माना जाएगा या उसको एक्सेप्ट किया जाएगा इस नियम के अधीन। देखिए, ऑफिस में, अगर ऑफिस में महिला के साथ छेड़छाड़ होता है तो भी वो POSH के तहत कंप्लेन दर्ज करा सकती है। दूसरा, ऑल प्लेसेज विजिटेड बाय द एम्प्लॉय फॉर पर्पस ऑफ वर्क, अगर कंपनी उस महिला को किसी अन्य जगह पर भेजी हुई है, कहीं ऑफिस के काम से बाहर भेज रही है, अगर उसके साथ कोई छेड़छाड़ हो रहा है, या कहीं टूर पर भेजी है या किसी मीटिंग में भेजी है, उसके साथ छेड़छाड़ हो रहा है, तब भी महिला दर्ज करा सकती है इस एक्ट के अधीन। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, यानी जो कंपनी है बस या कैब सुविधा मुहैया कराती है और उस दौरान महिला के साथ छेड़छाड़ होता है, तब भी POSH के अंदर वो दर्ज करा सकती है अपना जो शिकायत है। तो ऐसे में फिर से हमारा क्या होगा? आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन हो गए और ये जो टॉपिक है इसमें 30 क्वेश्चन ही थे। अगर कोई थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो उसको आप लोग कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग वाला है ही। और एक आध दो ऐसे हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो क्वेश्चन होना चाहिए कुछ और, लेकिन थोड़ा बहुत आंसर की को भी देख के ही चलना पड़ रहा है। तो ओवरऑल मैंने कोशिश किया है कि टोटल कवर करने का, वो तो मैंने कर दिया। बाकी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरी कोशिश जो है कैसी लग रही है, क्योंकि मैं शायद पहली बार ग्लोबल ITI पर ऐसा हो रहा है जो मैक्सिमम क्वेश्चंस को कम से कम समय में हम लोग लेकर चल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कवर किया जा सके बच्चों के साथ। ये जो एग्जामिनेशन का प्रेशर है, अचानक से क्वेश्चन चेंज होना या फिर इनका सॉल्यूशन दे पाना, तो बस ठीक है जो भी कहा जाए।
तो आप लोग जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा, वही एक जरिया है जिससे मुझे पता चल पाता है कि हमारी जो कोशिश है वो कामयाब है या नहीं है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक, नए लेक्चर के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।